नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात महाराष्ट्र की राजनीतिक कोहराम की। उद्धव ठाकरे का सिंहासन हिल रहा है। शिवसेना के दमदार नेता एकनाथ शिंदे करीब 22 विधायक जो नाराज बताए जा रहे हैं उनके साथ गुजरात में हैं। शिंदे से शिवसेना के मिलने जो नेता गए हैं वो है मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक। सूरत में उनसे मिलने एक होटल में गए हुए हैं और शिंदे की इजाजत के बाद उनको होटल के अंदर आने दिया गया। इससे पहले शिंदे के बगावती तेवर देखते हुए उनको शिवसेना के विधायक दल के नेता के पद से हटाया गया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि वे सूरत में कुछ विधायकों के साथ संपर्क में हैं और कुछ देर पहले आपको बता दें मुख्यमंत्री के निवास वर्षा में बैठक हुई है जहां पर कहा जा रहा है कि 30 से 35 विधायक पहुंचे। आज दिल्ली में एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार ठीक है, क्रॉस वोटिंग जो है होती रहती है, जो समस्या है वो शिवसेना का आंतरिक मसला है। यहां आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी को उसके मतों से ज्यादा वोट मिले थे जो शिवसेना और कांग्रेस के खेमे से आए थे। बहरहाल ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्कुल सियासी घमासान यहाँ पे मचा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है। उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी एनसीपी के नेताओं से, फिर शरद पवार से भी उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने वाली है। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं सुधीर मुंगटीवार मौजूद है हमारे साथ, जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ ही पूर्व वहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री भी रह चुके। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाह रही हूं क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है बीजेपी करा रही है। शिवसेना में जो समासान गठबंधन यहाँ पे घमासान मचा हुआ है, बीजेपी है इसके पीछे। कांग्रेस कह रही है ऑपरेशन कमल यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत जी अपने पुरानी भाष्य को भूल गए, भाषा को भूल गए। वो तो कहते थे शिवसेना शेरों की पार्टी है। क्या शेर को कोई ले जा सकता है, बहका सकता है? शेर पे कोई दबाव डाल सकता है? शेर तो शेर होता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अल्जाइमर उनको हुआ है। राज्यसभा में उनके ही वोट उनके खिलाफ गए। विधान परिषद में हमने बार बार यह कहते रहे कि हमने जो 5वां उम्मीदवार खड़ा किया था उसका कारण था महाविकास आघाड़ी के कई विधायक और कई अपक्ष विधायक हमारे नेताओं को आग्रह कर रहे थे, विशेष रूप से देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा के पास आकर, कि हमारे मविया में महाविकास आघाड़ी में असंतोष है और इस असंतोष को व्यक्त करने के लिए आप 5वां उम्मीदवार खड़ा करिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने फूस लगाई, ऐसा कहना गलत होगा। इसके पहले महाराष्ट्र तो इसका मतलब सुधीर जी साफ है कि एकनाथ शिंदे की जो नाखुशी थी उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी ने अभी तक कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। मगर यह बात भी सही है कि जनहित के लिए अगर कोई नेता ऐसी पार्टी को छोड़ देता है जो पार्टी जनता का और अपने मतदाताओं का अनादर करती है। आप याद करिए 24 अक्टूबर 2019 मतदाताओं ने 2,30,58,525 मतदाताओं ने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चुन के दिया। तो हम ये कहे कि तब राष्ट्रवादी और सोनिया जी की कांग्रेस ने शिवसेना के ब्रेन को हैक कर दिया था। मुझे लगता है उनके मन में आया, उन्होंने किया। आज एकनाथ जी के मन में कुछ आया होगा, वो कर रहे। आप लोग क्या एकनाथ जी के संपर्क में हैं? वो सूरत कैसे पहुंचे? कहीं और भी जा सकते थे, वो सूरत पहुंच गए। जरा ये समझ नहीं आया, बताइए, जरा समझाइए दर्शकों को। देखो, इसलिए कि महाराष्ट्र की सूरत बिगड़ गई है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में। जो महाराष्ट्र की सूरत ये प्रगति उन्नति की थी, जनहित की थी, आम आदमी की थी, गरीब के कल्याण की थी, इन्होंने स्वार्थ का बाजार किया। मंत्रालय में हजारों दारू की बोतल्स मिलती है। 2.5 साल में इनके निर्णय को देखो। सुधीर जी, बीजेपी के जो चीफ हैं, बीजेपी के जो प्रमुख हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति में सब कुछ हो सकता है। आप ये बता दीजिए ना दर्शकों को, एकनाथ शिंदे से आप लोग संपर्क में हैं कि नहीं है? देखो, हम संपर्क में नहीं है, मगर वो हमारे संपर्क में आएगा तो उनकी भावना समझकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
अगर राज्य के हित में, जनहित में अगर कोई कदम आगे बढ़ाना है, कोई आगे अपने मित्रता का हाथ बढ़ाता है, तो जिन्होंने महाराष्ट्र के जनता के साथ गद्दारी की उनको सबक सिखाने के लिए। सुधीर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, बीजेपी को अपने मतों से ज्यादा वोट मिल गए, तो संपर्क नहीं है तो ऐसे वोट कैसे ज्यादा मिल गए? महाविकास आघाड़ी में मैंने आपसे जैसा कहा कि महाविकास आघाड़ी में बहुत असंतोष है। देखो, शिवसेना के विधायक जब चुनकर आए वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ आए। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का वो वाक्य बड़ा यहां प्रसिद्ध है कि अगर जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। उनका वो भी वाक्य प्रसिद्ध है कि जब 505(2) में भुजबल जी ने उनको अरेस्ट किया था तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर मैं भुजबल जी को मंत्री नहीं बनने दूंगा। अब उद्धव जी ने उनको मंत्री भी बनाया, बाजू में भी बैठा दिया। बाला साहब ने जो कहा था कि कांग्रेस के साथ जिस दिन जाना पड़े उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, तो कुछ सच्चे शिव सैनिक तो आज भी है जो बाला साहब जी के इस विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाता है। जी सुधीर जी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना वाले, वो भी बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं अपने ट्वीट में, तो वो एक अलग हो गए हैं, वो अपने आप को एक अलग सही शिवसेना बता रहे हैं। तो कौन सी शिवसेना को आप तवज्जो देंगे? जो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। यही तो कहा था ना स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कि भगवा यानी क्या। उनका भगवा का जो अर्थ था, जो भय रहित है, गर्व रहित है, वासना रहित है। और इसीलिए 95 में जब हमारी सरकार आई तो तब भी वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार कभी भी सत्ता के मोह में, खुर्ची के मोह में, खुर्ची के लालच में काम नहीं करता। उन्होंने जोशी सर को मुख्यमंत्री बनाया और यहां क्या हुआ, बोले नहीं मैं शिव सैनिक को बनाने वाला हूं, खुद मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई साहब, आप शिव सैनिक थे क्या? अच्छा, आंकड़ों की अगर बात करें सुधीर जी, क्या बीजेपी भविष्य में सरकार बना सकती है नई शिवसेना के साथ? देखो, इस विषय में आज कोई भाष्य कोई कह नहीं सकता। हम तो चाहते हैं कि हम 2024 में मैदान में लड़ाई लड़कर सरकार बनाए, क्योंकि 2019 में मतदाताओं ने हमें चुनकर 161 विधानसभाओं में बहुमत दिया था। मगर हमने विश्वासघात की मित्र को देखा जिन्होंने सत्ता के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, अपने यहां पे महाराष्ट्र के जनता के साथ अनादर किया। मगर यह बात भी सही है कि अगर कल जो नेता शिवसेना जो कह रहे कि हम शिवसेना हमारी है, वो अगर कल आ जाते हैं भूले भटके, तो तब हम विचार करेंगे। आज तो विचार करने की आज आवश्यकता नहीं है, इसको तो समय लगेगा, तब बात होगी आगे। आज तो बात करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जल्दबाजी है क्योंकि 2/3 वोट उनको चाहिए होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे ना लगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि शरद पवार एक बहुत बड़ी शख्सियत है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या उनसे, क्योंकि उनके बिना, उनके भी 50 से ऊपर जो विधायक है, उसके बिना भी सरकार बननी मुश्किल है, आप क्या कहेंगे? उनसे संपर्क या कहीं से? जी, अभी तो हम सरकार बनाने के लिए आज जो शिवसेना में जो कोई क्रांति शुरू है, वो कोई हम अपने पार्टी की सत्ता बनाने के लिए कोई उसका सोच या विचार नहीं कर रहे। आगे देखा जाएगा, वेट एंड वॉच है। हमारा काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय योजना में, गरीबों के सम्मान में, मोदी जी मैदान में, उस दृष्टिकोण से अगर महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपको भी जानकारी है कि विश्व के 193 देशों में जनसंख्या में हम उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं, तो विश्व में हम 30 नंबर पे आते हैं, इकोनॉमी में 36 में आते हैं, देश की जीडीपी में हम करीब करीब 15%। मैंने शरद पवार जी का सवाल इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो वो अपना नाम उन्होंने दिया नहीं, पीछे हट गए, इसका मतलब सक्रिय राजनीति में वो हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि सरकार को कोई, महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। क्योंकि अगर 12-13 विधायक, 22 विधायक गुजरात चले जाते हैं रातों रात और एनसीपी के गृह मंत्री होते हैं, उनको नहीं पता, अगर सरकार को नहीं पता तो सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। पवार साहब ने राज्यसभा के चुनाव में भी ऐसे ही कहा था कि हमारे उम्मीदवारों को कोई धोखा नहीं, तो भी चुनाव हार गए। विधान परिषद के चुनाव में कहा हमको कोई धोखा नहीं है,
हमारे महाराष्ट्र में जो पवार साहब कहते हैं उसके विपरीत होता है, ऐसा माना जाता है। अगर उन्होंने कहा है कि सरकार को कोई धोखा नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार को 100% धोखा है। राष्ट्रपति चुनाव में वो सक्रिय राजनीति के लिए नहीं, तो वो बड़ा अंदाज करते हैं। उनकी आकलन शक्ति जो है ये उनको बताती है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतना ये कठिन नहीं, महाकठिन नहीं, 1000 महाशब्द लगाने के बाद कठिन लगाया जाएगा, इतना महा कठिन है। इसलिए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सक्रिय राजनीति में अगर रहना है तो मुख्यमंत्री बन जाए उद्धव जी को हटा के। कौन सी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते? तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर कह दिया है कि ये सरकार को कुछ नहीं हो सकता, तो अभी तक के अनुभव के आधार पे या महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि अब कुछ ना कुछ होना है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुधीर मुंगत्तेवार जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं, और उनका जो आंकलन था आपने सब जाना। असली शिवसेना किसे माना जाएगा, एक तरह से उन्होंने संकेत भी दे दिया है। बहरहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। एनडीटीवी इंडिया के तमाम हमारे सहयोगी गुजरात में भी मौजूद है और महाराष्ट्र में पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मैं देख सकती हूँ अभिषेक शर्मा हमारे साथ महाराष्ट्र में है, साथ ही गुजरात में पहुंचे हुए हैं सौरभ शुक्ला, और सोहित भी पल पल का आंकलन हमें दे रहे थे। तो पहले सौरभ, अगर आप ही के पास आ जाऊं, क्योंकि आप गुजरात के उस होटल के बाहर हैं जहां पर अनुमति मिलने के बाद ही जो शिवसेना के 2 नेता हैं, मीडिएटर्स हैं, वो गए एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए। आपको सुन रहे थे। पहले जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पे। देखिए, बिल्कुल निधि, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको फिर से एक बार। बिल्कुल देखिए, ये होटल सामने नजर आ रहा हो, ये कांच की बिल्डिंग है, ये ली मेरिडियन होटल है गुजरात का, और इसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर मीडिया को रोक दिया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस होटल में अगर आप बुकिंग कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पूरा होटल इस वक्त एकनाथ शिंदे के नाम पर है। और इस वक्त लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं और मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बातचीत करने पहुंचे हैं, वो एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी मान मनवल की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी बीच कहानी में 2 बार ट्विस्ट भी आया। दोपहर में जो संजय श्रीराम कुटे जो विधायक हैं बीजेपी के करीबी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस को, वो पहले पहुंचे, फिर गए, और फिर वो अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। तो बीजेपी के विधायक संजय कुटे भी इसी ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं, जो कि बताया जाता है कि काफ़ी करीबी हैं देवेंद्र फडणवीस के। तो सब मैसेजिंग चल रही है, संदेशों का आदान प्रदान वाया चल रहा है, लेकिन अब गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में। जैसे कि आप भी अभी सुधीर मुत्तेमवार से पूछ रही थी कि आप क्लेम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की असली शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के मानने वाले हैं, वो हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ेंगे सत्ता के लालच में। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। चंद्रकांत पाटिल, जैसा कि अभिषेक भी रिपोर्ट कर रहे थे, चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि वो जब आएगा सेशन अधिवेशन उसका इंतजार करेंगे। तो बीजेपी एक बार गच्चा खा चुकी है, पहले अजित पवार को मुलाकात हो गई थी, गवर्नर सब कुछ, फिर बाद में पूरा पासा पलट गया। तो बीजेपी बहुत फूक कर कदम रख रही है, लेकिन इस वक्त जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक अंदर हैं, इस वक्त एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं इसी ली मेरिडियन होटल के अंदर, और उनके बाद में संजय कुटे भी पहुंचे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी अंदर हैं। कितने विधायक एग्जैक्टली अंदर, नंबर्स क्या हैं वो निधि किसी को नहीं पता है। कुछ 12 भी कहा, 22 भी कहा, लेकिन कितने खेमे में विधायक अंदर इस वक्त मौजूद है सूरत में, ये भी साफ तौर पर नहीं कहा जाता। लेकिन जो आंकड़ा है वो 20 के करीब बताया जा रहा है, 2 या 3 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन असल आंकड़ा कितने हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि होटल में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि जो अंदर लोग भी काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज भी हैं, उनको भी काफी सघन चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। चलिए सौरभ, आपने जानकारी दी, अभिषेक के पास जाती हूँ, आप पल पे जानकारी हमें देते रहेगा। अभिषेक, आपसे, क्योंकि आप जिस गहराई से समझते हैं यहाँ की राजनीति को, आंकड़ों को, अगर अभिषेक आप मुझे सुन सके, मैं आप प्लीज समझाइए हमें कि क्या स्थिति है अभी, उद्धव ठाकरे की सरकार का संकट कितना गहरा है? गहरा संकट है, और इसके पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, अभी अजीत पवार आए हैं, शेड्यूल मीटिंग थी 6 बजे के करीब, अभी थोड़ी देर पहले गाड़ियां गई हुई हैं, और आप देखिए कि तमाम पुलिस की गाड़ियां आपको सीएम बंगले के आसपास आती जाती हुई दिखाई देंगी, काफ़ी बंदोबस्त है। अभी जब आप बात कर रही थी सौरभ से, ठीक उसी वक्त में अजीत पवार आए हैं। 6 बजे उनका टाइम है, अजीत पवार का, डिप्टी सीएम है, और 8 बजे सीनियर पवार यानी शरद पवार का टाइम है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जिस तरीके से शरद पवार ने पल्ला झाड़ा है, कहा है कि ये सेना का इंटरनल मैटर है, हम तो साथ में हैं, ये क्या मुमकिन है कि शरद पवार
की जानकारी के बिना या उनके महकमे की जानकारी के बिना इतने सारे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हों। जो हमारी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि सीएम भी पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे या उनकी तरफ से भी एक वर्जन आया है जो ऑफ रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है हमें सोर्सेज के हवाले से मिला है, वो ये कि 2 दिन पहले से ही इस तरीके की कयास थे। विधान परिषद चुनाव के पहले ये कयास शुरू हो चुके थे कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कोई बड़ी योजना में है, और जिसको लेकर आखिर वक्त में एकनाथ शिंदे मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री से, ये भी एक बात है कल विधान परिषद चुनाव के वक्त में, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की थी और वो भी अपनी तरफ से संकेत दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से पहले से बहुत कुछ किसी को नहीं पता हो। थोड़ी बात तो समझ में आ रही थी, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव में हो चुका था वो किन लोगों ने किया होगा, ये सीएम तक बात पहुंची है या उनको पहले से पता था कि किन लोगों ने साथ छोड़ा है। तो वो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो वक्त का चुनाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है निधि, कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा के सांसद आप लेके जा सकें, बीजेपी को इसके लिए सेना के अंदर के साथियों की ज़रूरत थी। पहले हो जाता तो बात गड़बड़ हो जाती। विधान परिषद में भी अपने सबसे ज़्यादा साथियों को भेजने की ज़रूरत थी, वो भी करा लिया गया। तो एक तरीके से 2 काम तो हो चुके हैं बीजेपी के। तीसरा काम है यहाँ की सरकार को गिराना, जिसको लेकर वो बहुत अरसे से लगे हुए हैं। तो जो नंबर्स हैं वो आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, 134 के आंकड़े तक तो पहुंच चुकी है बीजेपी। वो कैसे पहुंची है? क्योंकि उसने जो एमएलसी के चुनाव करवाए हैं, जो विधान परिषद के चुनाव, उसमें जो नंबर्स उनके पास दिखाई देते हैं वो 134 हैं, जिसको लेकर शरद पवार भी कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने अच्छे से इस पूरे खेल को खेला और उनके पास क्रॉस वोटिंग हुई है। तो क्रॉस वोटिंग सिर्फ विधान परिषद के लिए हुई है क्योंकि वहां पर गुप्त मतदान की सुविधा है, लेकिन या फिर ये तमाम लोगों को वो ले जाने में कामयाब भी हो गए हैं, कोई एक बड़ी डील हो गई है। तो जो बड़ी डील है उसको लेकर भी अब जो दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो पक्ष है, जो हमें सोर्सेज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30 से 35 लोग हैं। दूसरी तरफ के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास 30 से 35 लोग हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अभी तक जिसके पास अच्छे नंबर्स होंगे या जो दिखाने की स्थिति में होगा वो सबसे पहले अपने पत्ते खोल सकता है। तो और देखिए कि मुख्यमंत्री आवास में तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि शरद पवार आके ना बैठ जाएं। कमलनाथ आने वाले हैं जी। हाँ, आपस में एकनाथ शिंदे कितने भी लोगों को लेके चले गए हों, लेकिन उनको भी अभी साबित करना है कि उनके पास नंबर कितने हैं, क्योंकि वो तो सोर्सेज के हवाले से हमारे पास ये बात खबर दे रहे हैं कि हमारे पास 30 लोग हैं, 35 लोग हैं और मैं असली शिवसेना हूं। इतना दावा करने के लिए भी कुछ नंबर्स की जरूरत होगी और शायद उनके पास वो नंबर्स हैं जिसकी वजह से वो ये दावा कर पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई हैं जिसमें वो ये दावा कर पाएं कि उनके पास अच्छा खासा नंबर है और वो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास बची हुई है। ये जो तर्क आप लगातार दे रहे हैं, एक सवाल उठाता है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री अब वो तस्वीरें जारी करते कि उनके पास कितने विधायक हैं। बहरहाल सोहित, मैं आपके पास आऊं। सोहित, अगर आप अभी सुन रहे होंगे सौरभ को, वो कह रहे थे कि अब यहां से तो जो 2 लोग गए हैं, मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक, लेकिन एक उन्होंने कुठे जो बीजेपी के नेता उनका भी नाम लिया है। तो अगर एक होटल में एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं और शिवसेना की तरफ से 2 लोग गए और बीजेपी के भी कुठे जी वहां पर मौजूद हैं, वो भी एक अहम संकेत दे रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को उस समय? बिल्कुल, देखिए अगर 2019 की आप बात करें तो 2019 में कांग्रेस एनसीपी के भी कुछ विधायक यहाँ वहाँ गए थे, खासतौर पर एनसीपी के, लेकिन अधिकांश विधायक जो थे वो महाराष्ट्र के किसी होटल में रुके थे। अब महाराष्ट्र की होटलों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर शिवसेना की जो वर्किंग सेल है, जिसे कामगार सेना कहते हैं, वो काफी मजबूत है। वहां से विधायकों को पकड़ कर मुंबई लाया गया था 2019 में। इस बार एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र के बाहर सूरत जाने का मतलब ही यही है कि वो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचते दिख रहे हैं। वो महाराष्ट्र के किसी होटल में भी रुक सकते थे, मुंबई के किसी होटल में भी रुक सकते थे। आज तो शिवसेना के 3 विधायक मुंबई के एक होटल में रुके हुए थे, उन्हें वहां से पकड़कर आज वर्षा बंगले में लाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप रुकेंगे तो शिवसेना की इतनी ताकत है कि आपको वहां से उठाकर आपको बंगले में लाया जा सकता है। इसलिए ये पहुंचे गुजरात में, ये पहुंचे सूरत में। अब वहां पर मिलिंद नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के पीए हैं, यानी जो कुछ उद्धव ठाकरे को कहना था वो मिलिंद नार्वेकर के जरिए उन्होंने कह दिया है एकनाथ शिंदे को।
साथ ही साथ रविंद्र फाटक थाने से आते हैं। महज 2 से 3 किलोमीटर का अंतर होगा एकनाथ शिंदे के घर और रविंद्र फाटक के घर से। दोनों का एक आपस में जो तालमेल है वो काफी पुराना है। एक समय में दोनों पार्षद हुआ करते थे, तो काफी पुराना इन दोनों का रिलेशन है आपस में, इसलिए इन दोनों को वहां पर भेजा गया है। रही बात संजय कुटे की, संजय कुटे देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, बीजेपी के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। गुजरात जाना ही बताता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। गुजरात पुलिस का होटल के बाहर पहुंचना ही बताता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का वहां पर होना, जो खुद सीआर पाटिल, जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, पाटिल हैं वो, महाराष्ट्र में पाटिल सरनेम का इस्तेमाल होता है, इससे पता चलता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए हर किसी से मुलाकात जरूर कर रहे हैं। अब देखिए संजय कुटे एक बार पहले 3 बजे जाते हैं, मुलाकात करते हैं एकनाथ शिंदे और विधायकों से। मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक उसके बाद जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से संजय कुटे जाते हैं। तो बीजेपी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। 2019 में एक बार बीजेपी ने देख चुकी है कि क्या हुआ था। 3 दिन के लिए सरकार भी बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा था। अब बीजेपी एक हाई मोड़ पर है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, पहले राज्यसभा चुनाव में वो जीतते हैं, 3 सीटों पर लड़ते हैं, तीनों सीटते हैं, महाविकास आघाड़ी को हराते हैं, खुद उद्धव ठाकरे को हराते हैं, जो पर्सनली राज्यसभा चुनाव में इन्वेस्टेड थे, उनके ही प्रत्याशी को हराते हैं। बाद में विधान परिषद में भी वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें हराते हैं। तो बीजेपी अब एक ऐसे लेवल पर अपने आप को दिखाना चाहती है। मैं आपको रोकूंगी, बिल्कुल अहम बात। सौरभ के पास जाना चाहूंगी। अब सौरभ, आप कहाँ जा रहे हैं भागते हुए, जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, ये देखिए जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो गाड़ी निकल रही है, ये मिलिंद नार्वेकर हैं, ये मिलके निकले हैं। अभी इस वक्त लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की बैठक हुई है इनकी एकनाथ शिंदे के साथ में। मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक, ये दोनों यहाँ से निकले हैं और वो देखिए आपको सामने गाड़ी नजर आ रही होगी, उस गाड़ी में है और पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की बैठक चली है। उस बैठक में कोशिश की है एकनाथ शिंदे को मनाने की, कितना मना पाते हैं, कितना मना पाए हैं, कितना नहीं मना पाए हैं। अभी वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर, पहले वो दोपहर में पहुंचे थे निधि यहाँ पर उनको गुजरात पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया था। और लेकिन फिर उसके बाद में उनकी गाड़ी रुकी। हम कोशिश करते हैं कि कुछ अगर वो बोलें, बताएं कि क्या वो मना पाए हैं एकनाथ शिंदे को। ये तस्वीरें सीधे सूरत से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एकनाथ शिंदे से मिलकर निकले हैं मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक। क्या मना पाए हैं, संकेत ये नजर मिल रहे हैं कि फाटक नहीं और मीडिया से बिना बात करे वो निकल गए हैं यहाँ से। निधि, उन्होंने बात नहीं करी है। मिलिंद नार्वेकर, हम इस वक्त ये फ्लैश कर सकते हैं कि मिलिंद नार्वेकर जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर पहुंचे थे, वो यहाँ से निकल गए हैं। लगभग 2 घंटे की बैठक यहाँ पर चली। अब इस वक्त संजय कुटे जो बीजेपी के विधायक हैं वो अंदर हैं। अब वो क्या संदेश लेकर गए हैं एकनाथ शिंदे के पास, वो आप अपना संदेश बताएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे माने नहीं हैं या माने हैं, ये सब हवा में है। लेकिन अगर माने होते तो शायद यहाँ पर नार्वेकर आकर मीडिया से बात करते। फिलहाल हम कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं। नार्वेकर लगभग 2 घंटे के करीब उनकी बैठक चली और वो निकले। लेकिन आपने वहां का एक्शन दिखाया हमें, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरा एक्शन हम देख पाए और समझ पाए कि इस समय कितनी तेज गति से ये मुलाकातें हो रही हैं और शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। सोहित हमें बता रहे थे कि संजय कुटे जो बीजेपी के विधायक हैं, पहले वो मिलते हैं एकनाथ शिंदे से और फिर उसके बाद ये शिवसेना के 2 नेता जो गए संजय यहाँ पर, वो मिले और फिर एक बार फिर से संजय कुटे मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे से। तो बहरहाल इस पे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है उसके लिए जो विपक्ष ने एक नाम का ऐलान किया है वो यशवंत सिन्हा, और उस लिहाज से उस पर और जानकारी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो बात अब राष्ट्रपति चुनाव की। यशवंत सिन्हा को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। वो आम राय से विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति आम राय से चुने जाने चाहिए, मगर सरकार ने गंभीर पहल नहीं की कि एकजुटता हो इस मामले में। तो आपको बता दें कि जो अब तक राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, 2017 से अगर हम शुरुआत करें तो रामनाथ कोविंद एनडीए के थे उम्मीदवार और मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार थी उनके सामने। 2012 में आपको बता दें प्रणब मुखर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने हराया था पीएस संगमा को, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2007 में प्रतिभा पाटिल यूपीए और लेफ्ट की उम्मीदवार थी और दूसरी तरफ भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कांग्रेस और अन्य दलों से समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनके सामने थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो लेफ्ट की उम्मीदवार थी। 1997 में के.आर. नारायणन संयुक्त मोर्चे कांग्रेस के उम्मीदवार थे और टी.एन. शेषन शिवसेना के उम्मीदवार थे और 1992 में शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल विपक्ष के उम्मीदवार थे। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास, जो आज जिस तरह से यशवंत जी का नाम सामने आया उस पर हमें जानकारी देंगे। जी हिमांशु, तो ये बताइए, यशवंत सिन्हा का तो नाम सामने आ गया और चाहता है कि उन्हीं का नाम सभी दल मान्य हो, तो क्या किस तरह से बढ़ेगा ये चुनाव का प्रोसेस, क्या रहेगा? देखिए, शरद पवार से मैंने ये सवाल पूछा था कि जो गैर एनडीए पार्टियां हैं जो अब तक विपक्षी दलों की बैठक से दूर रही हैं, क्या उनका समर्थन उनको मिलेगा, क्या उनसे कोई संपर्क या बातचीत हो पाई है? तो शरद पवार ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि वो खुद जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगन मोहन रेड्डी, वो उनसे बात करेंगे, उनका समर्थन हासिल करेंगे। साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से भी बात की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों विपक्ष की बैठकों से दूर रही है। साथ ही टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव भी दोनों बैठकों में शामिल नहीं हुए, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि मेरी उनसे बातचीत हुई है और वो हमारे साथ रहेंगे। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए। शरद पवार ने कहा है कि मैं बीजू जनता दल के नेताओं से भी संपर्क में हूं और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि अगले कुछ दिनों में जितनी भी गैर एनडीए पार्टियां हैं उसका हम समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। विपक्ष के नेताओं की एक समिति बनाई गई है जो यशवंत सिन्हा के जो पूरा चुनावी अभियान है उसका संचालन करेगी। एक साझा रणनीति आज बनाई गई है जिसको अगले कुछ दिनों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि 27 तारीख को यशवंत सिन्हा अपना नामांकन भरेंगे और विपक्ष के नेताओं को की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर सभी गैर एनडीए दल के नेता एक साथ आते हैं एक ही मंच पर, तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट मनोनीत किया जाएगा उसको हम टक्कर दे सकते हैं, कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये दावा विपक्ष की तरफ से किया गया है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश की बात में फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश हुए 5वें दिन और इसी पर जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच उनकी नेता अलका लांबा रो पड़ी। अलका लांबा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रही थी और इस दौरान पुलिस बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। इस दौरान वहां आप देख सकते हैं क्या दृश्य देखने को मिला, आइए सुनते हैं। इलाज की जरूरत सरकार पे है। मैं बैठी हूँ, हथी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए किसी के लिए खतरा हूँ, ये भी जानते हैं हम। जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं? नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लपेट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो
वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है। तिरंगा कफन मांगा था, बस इसका ये कसूर था। तिरंगा कफन में मांगा था उसने। हरियाणा का हमारा भाई है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में? ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि बेहतर कल के लिए परिवर्तन जरूरी है। अग्निवीरों को चिंता की जरूरत नहीं, 4 साल की सर्विस के बाद होंगे कई विकल्प। भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया की सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स। विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।